अब हम डेली करंट अफेयर के साथ एमसीक्यू का एनालिसिस देखेंगे और एमसीक्यू का आंसर भी देखेंगे, उसका एनालिसिस भी देखेंगे। तो चलिए, पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में कौन सा शासक अपनी बाजार विनियमन नीतियों और बाजार नियंत्रण उपायों के लिए जाना जाता है? ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन सा शासक अपनी बाजार विनियमन नीतियों और बाजार नियंत्रण उपायों के लिए जाना जाता है? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण और बाजार पर्यवेक्षण सहित बाजार विनियमन नीतियों को लागू किया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यह दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने तराइन युद्ध 1192 ईस्वी के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपनी संबंध तोड़ लिए थे। मामलुक वंश, मामलुक डायनेस्टी की स्थापना का श्रेय भी इसे ही जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त कथन किस शासक या शासिका से संबंधित है? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। एक्सप्लेन दिया हुआ है, देख लेते हैं। एक्सप्लेन में दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी के बाद में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुइजुद्दीन का एक गुलाम यल्दुज गजनी में सफल हुआ। गजनी के शासक के रूप में यल्दुज ने दिल्ली पर भी शासन करने का दावा किया। हालांकि यह लाहौर से शासन करने वाले ऐबक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपने संबंध तोड़ लिए थे। आगे है गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है गुलाम वंश, जिसे मामलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है कह रहा है यहाँ पे। तो देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो ये गलत है, क्योंकि ये प्राचीन देशी संस्था नहीं थी, ये मध्यकालीन संस्था थी। मध्यकाल में एकता प्रणाली आया था। नेक्स्ट है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर कह रहा है कौन सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों सही नहीं है। हम इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन दिया है, एकता प्रणाली पश्चिम एशिया में विकसित हुई, विशेष रूप से फारस के बाइर राजवंश के तहत, जिसने इस प्रणाली को औपचारिक रूप प्रदान किया तथा राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासन किया। भारत में इस प्रणाली को संस्थागत दर्जा इल्तुतमिश मामलुक राजवंश द्वारा प्रदान किया गया था। एकता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को एकता नामक भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिन्हें इक्तादार के रूप में पहचाने जाने वाले अधिकारी को सौंपा गया था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक ने दिल्ली दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, जिसके तहत शाही सेना के संगठनों और रखरखाव के लिए अरीज ए मामलुक उत्तरदायी होता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ दीवान ए अर्ज विभाग की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नकली नंबरिंग को खत्म करने हेतु दाग प्रणाली यानी घोड़ों की ब्रांडिंग की शुरुआत की थी। मीर बख्शी मुगल भारत के दौरान सैन्य विभाग का प्रमुख था। तो देखिए क्या कह रहा है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया तो नहीं, ये देखिए मीर बख्शी जो है, मीर बख्शी ये मुगल के दौरान सैन्य विभाग का क्या था, प्रमुख था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि अलाउद्दीन खिलजी के समय खूत और मखदूम खूत और मखदूम कहा जाता था। खूत और मखदूम किसको कहा जाता था? तो जमींदार, कृषि विभाग का अधिकारी, बरीद, मुहीन। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय खूत और मखदूम कहा जाता था। जमींदार को याद रखना है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछेगा जमींदार को खूत और मखदूम कहा जाता था। ऑप्शन इसका आंसर दिया है, गांव के अमीर और शक्तिशाली लोग जिसके पास अधिक भूमि थी अपना बोझ गरीबों पर नहीं डाल सकते थे। अलाउद्दीन चाहता था कि क्षेत्र के जमींदार जिन्हें खूत और मखदूम कहा जाता था अन्य लोगों के समान ही कर का भुगतान करें। शाहना ए मंडी के अतिरिक्त अलाउद्दीन को 2 अन्य स्वतंत्र स्रोतों बरीद सूचना अधिकारी तथा मुहियन गुप्तचर से बाजार की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त होती थी। किससे? बरीद से और मुहियन से। मुहियन किसको कहते थे? तो वो गुप्तचर होता था और बरीद था सूचना अधिकारी। याद रखना ये भी, बरीद सूचना अधिकारी और मुहियन गुप्तचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सुलह ए कुल और इबादत खाना जैसी धार्मिक नीतियां शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी अकबर के द्वारा, सुलह ए कुल और इबादत खाना। अब देखिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं क्या होता है। सुलह ए कुल और इबादत खाना, अकबर के द्वारा सुलह ए कुल, दीन ए इलाही और इबादत खाना जैसी धार्मिक नीतियां शुरू की गई थी। आध्यात्मिक विकास के योगदान के रूप में इनसे भक्ति और सूफी आंदोलन की तरह ही सामाजिक धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इससे लोगों के बीच चरम धार्मिक दृष्टिकोण को रोकने के साथ आध्यात्मिक और उदार नीतियों के लिए आधार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में होने वाला है? तो ये ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 अहमदाबाद में होने वाला है, जो गुजरात में है। इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, केंद्रीय मत्स्य पालन, यहाँ देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री अहमदाबाद में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन करेंगे। थीम है इसका मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न, सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर हेल्थ वेल्थ विषय के तहत सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक चर्चा, बाजार अंतर्दृष्टि और नेटवर्किंग के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाना है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ साझेदारी बनाने और भारत के हितधारकों के साथ साझेदारी बनाने और भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस यूनिवर्स 2023 की विजेता ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? ए है, तो ये किसका प्रतिनिधित्व किया? ये निकारागुआ का प्रतिनिधित्व किया। एक्सप्लेन दिया हुआ है, निकारागुआ की 23 वर्षीय टीवी होस्ट और मॉडल सिनिस पाल्सियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का ताज पहनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। 72वां मिस यूनिवर्स कार्यक्रम नवंबर 2023 को सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार किसने जीता? ए है सलमान रुश्दी, बी है अरुंधति राय, सी है पेरुमल मुरुगन और डी है चिमामांडा नोगोजी अदिची।
तो इसका आंसर हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। देखिए एक्सप्लेन दिया हुआ है। पेरुमल मुरुगन ने अपने फायर बर्ड के लिए साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता। अपनी सशक्त कथा और कहानी कहने के लिए जाने जाने वाले उपन्यास ने आलोचनात्मक प्रशंसा और पहचान अर्जित की, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मुरुगन को इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है एक बार देखिए, एक बार और देख लेते हैं। पेरुमल मुरुगन ने अपने काम फायरबर्ड साहित्य के लिए 2023 जेसीबी पुरस्कार जीता। अपनी सशक्त कथा और कहानी कहने के लिए जाने जाने वाले इस उपन्यास ने आलोचनात्मक प्रशंसा और पहचान अर्जित की, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः मुरुगन को इस प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है।